हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो रेंट पर मकान चाहते हैं। वहीं पर 1 करोड़ 10 लाख ऐसे मकान हैं जो खाली पड़े हैं। ये आंकड़ा 2011 सेंसस में सरकार की ओर से जारी किया गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है। और इस समस्या के समाधान के लिए हिंदुस्तान में पहली बार अफोर्डेबल रेंट पॉलिसी की तैयारी चल रही है। इस पॉलिसी के बाद मकान किराए पर लेना और मकान किराए पर देना दोनों आसान हो जाएंगे। अभी जो मौजूदा रेंटल हाउसिंग कानून है उसमें काफी ज्यादा मुश्किलें हैं। रेंट लॉ जो है वो काफी बिखरा हुआ है। इन सबको समेट के एक नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने इस बारे में बहुत ही नई और उम्दा जानकारी दी है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम में क्या कहा। दूसरा जो आपने मेंशन किया जो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के बारे में, ये चीज हिंदुस्तान में पहले बार ली, दिस इज बीइंग टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें आप सबका रोल मुझे आश्चर्य की बात होती थी कि हमारा सेंसस 2011, आपको जानकारी होगा सेंसस पढ़िए थे कि 1.1 करोड़ हाउसेस खाली पड़े और 1.1 करोड़ हाउसेस खाली पड़े। दूसरे तब शॉर्टेज भी हमारे 1 करोड़ से ऊपर शॉर्टेज भी है। तो दोनों एक तरफ तो बाढ़ आई है, दूसरे तो सूखा है। ये बाढ़ और सूखा का दोनों का संपर्क नहीं हो पाता था। उसके लिए दो चीजें जिम्मेदारी थी। एक तो रेंटल हाउसिंग के बारे में हमारे जो कानून बने हुए वो कानून इतने मुश्किल कानून है कि आप और हम कोई भी, मैं इतना सिविल सर्वेंट हूँ, सीनियर सिविल सर्वेंट हूँ, लेकिन अगर मैं मकान अपना किराए पे उठा दूं तो मुझे मकान वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। द रेंट लॉज आर सो डिफिकल्ट। वो पता चला 20 साल तक हम लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो एक कोर्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा करते हुए हमारा डिस्प्यूट कभी रिजोल्यूशन नहीं होगा। वो मकान हमें वापस ही नहीं मिलता। वो अपना किराएदारी जो है कोर्ट में जमा करता रहेगा, नहीं जमा करेगा, कोई उसका देखने वाला। तो एक तो रेंट लॉ को सीधा करना था, रेंट लॉ को ऐसा बनाना जिससे कि बोथ रेंटर एंड रेंटी दोनों के राइट्स बैलेंस हो जाए, दोनों की जिम्मेदारी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम सिंपल हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि एक इतना बढ़िया कानून शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, एक मॉडल टेनेंसी लॉ बना करके, और नाउ इट इज इन द फाइनल फॉर्म। मैं समझता हूँ अगले 1 महीने के भीतर हम इसको फाइनल करके स्टेट्स को भेजेंगे और उसको कोशिश करेंगे, जैसे रेरा का कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको लेजिस्लेट करें कि जो कि रूरल अर्बन सभी एरिया में लागू हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बहुत सिंपल हो और दोनों के राइट बड़े क्लियर हो और सारा एग्रीमेंट बेस्ड। ये कोई भी जो है ये आपकी ऐसा नहीं कि आपने कह दिया किसी रेट पे कर दिया और 11 महीने में खाली करा रहे, कोई 5 साल को देना चाहे, कोई 3 साल। एग्रीमेंट शुड बी सैक्रोसेंट और एग्रीमेंट को उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी अथॉरिटी की होनी चाहिए। वी हैव मेड वेरी सिंपल सिस्टम। इनफैक्ट आपने जो पुराना वर्जन देखा होगा उस वर्जन के ऊपर और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमने किया है। जब ये बाहर निकल करके आएगा तो आपको नजर आएगा कि इससे कितना ज्यादा मार्केट में फर्क पड़ेगा। और ये लोग जो मकान, इतने सारे बड़े खाली मकान पड़े हुए, उन मकानों को भी आप इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे लोग जो आपने देखा कि लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जो है स्लम्स में रहते थे, इसलिए इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते थे, इसलिए कि उनको इतने चैलेंजेस हो रहे थे कोविड के नाते, इसलिए वो लोग वापस जा रहे थे। वो पैसा बचाने के नाते ऐसे जगह पे लोग ठहर रहे थे। अगर उनको ये सारे मकान अच्छे किराएदारी मिल जाए तो बहुत सारे लोग इनमें रहना चालू कर देंगे। तो एक नई चीज जो है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि जल्दी से जल्दी हम इसको जो है सक्षम स्तर पे इसका जो है अप्रूवल लेकर के इसको राज्यों तक ले जाए और जाकर इसको करें। दूसरा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का जो कॉन्सेप्ट आया, जिसमें आपको जगह तो उपलब्ध है लेकिन फिर भी आप रेंटल नहीं बना सकते। आप में से किसी ने कहा कि आप चाइना जाते देखते हैं फैक्ट्री के अंदर ही वर्कर्स का बना हुआ है। होना चाहिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनती है, यूनिवर्सिटी के बगल में स्लम्स बन जाता है। बड़ा सा हॉस्पिटल मेदांता अस्पताल आता है, मेदांता के बगल में स्लम्स आ जाता है। आप देखिए हमारी बड़ी आप कहीं भी देखिए बड़ी फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री के बगल में स्लम्स आ जाता है। स्लम्स क्यों आता है? जो भी वहां पे सरकारी जमीन होगी वहां लोग बस जाएंगे, प्राइवेट होगी उसको बस जाएंगे लोग। इसलिए बस जाते हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है, उनके लिए कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पहले बार देश में इस प्रकार की चीज आई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबका सहयोग की आवश्यकता है कि एक बार ये, अभी इसमें हो सकता है कि कुछ और सुधार की जरूरत होती है। बहुत काफी हमने क्रेडाई से, नरेटको से, तमाम सारे जो डेवलपर से, राज्यों से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, सबके साथ काफी जो है कई लेवल पे चर्चा इस कोविड के दौरान ही इसकी पूरी की पूरी इसका जो संरचना की गई कोविड के दौरान की गई। काफी स्तर से डिस्कशन करने के बाद बैंकों के साथ, एनएसबी के साथ, इन सबके साथ डिस्कशन के बाद ये चीज निकल करके आई है। और मैं सोचता हूँ अभी बढ़िया है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता, उसमें सुधार की जरूरत पड़े। लेकिन ये चीज जब निकल करके आएगी
तो इससे एक नया मार्केट क्रिएट होगा, नया मार्केट क्रिएट होगा और उन लोगों के लिए क्रिएट होगा जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, हम लोग रेंटल अफोर्डेबल सेक्टर को नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं कि बड़े बड़े सेक्टर के लिए सोचते हैं, अफोर्डेबल सेक्टर के लिए सोचते हैं। और अफोर्डेबल सेक्टर चाहे वो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे वो हमारे फैक्ट्री में लेबर काम करने वाले, चाहे वो हमारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला, आपका घर का लॉन्ड्री की सुविधा देने से लेकर के आपकी जो है बार्बर और ये जो तमाम सारी सुविधाएं सर्विसेज देने से लेकर के फल सब्जी दूध, ये जो चीजों प्रोवाइड करने का, ये सब लोग इतने आवश्यक है। एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव इन in the slums or in the informal settlement. They are so far away, 10 किलोमीटर साइकिल चला करके आ रहे हैं, रिस्किंग देयर लाइफ, कब उनका एक्सीडेंट हो जाए, कब उनके साथ और कोई हादसा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये दिस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, आप ऑलरेडी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, आप उसे देख के समझ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है और उसे सुधार करने का, ऑलरेडी उसको हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको जोड़ दिया गया। उसके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो जितनी सारी बेनिफिट, तो सारी बेनिफिट दे दी गई। उसके लिए राज्यों के साथ डिस्कशन करके हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें चाहे उनको एडिशनल एफआईआर देने की बात हो, फ्री में एफआईआर देने की बात हो, उसको जो सिंपल नॉर्मल हाउसिंग है उसकी जो सुविधा दे, बहुत सारी इतनी सारी चीजें हमने उसको कर दी। एंड वी आर वर्किंग ऑन, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, और उनका सपना है कि सबको एक अच्छा वातावरण मिले, आत्मनिर्भर भारत हो। और आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हर आदमी को मौका मिलेगा पूरी तरह से खिलने का, चाहे वो छोटा सा मजदूर हो या वो बड़े से फैक्ट्री के मालिक हो, हर एक को उतना मौका मिलना चाहिए जिससे अपनी हुनर को, अपनी जो क्षमता है उसको पूरा विकास कर सके। तो मैं समझता हूँ इसमें भी ये हमारा ये जो अफोर्डेबल रेंटल है, एक जो सोशल रेंटल के तौर पे तमाम देशों में जाना जाता है, ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो रेंटल भी और दूसरा जो अफोर्डेबल रेंटल भी, दोनों सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।